नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के खिलाफ यूएस की साजिश नाकाम। अमेरिका ने बीजेपी के मोदी विरोधी विदेशी एजेंडे को किया खारिज। आरोपों को बताया निराधार और निराशाजनक। आरोपों से झाड़ा पल्ला। महाराष्ट्र विधानसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने नहीं ली शपथ। आदित्य ठाकरे बोले, ईवीएम ईसीआई के नतीजे स्वीकार नहीं। ममता बनर्जी ने ठोका इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर दावा। कहा, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा शिवसेना यूबीटी ने किया समर्थन। भाजपा बोली, विपक्ष को राहुल पर भरोसा नहीं। प्लेशर्स ऑफ वर्शिप एक्ट पर 12 दिसंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दोपहर 3:30 बजे का समय निर्धारित। सीजेआई ने गठित की स्पेशल बेंच। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम। विदेश सचिव 9 दिसंबर को जाएंगे बांग्लादेश। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी विरोधी एजेंडे पर अमेरिका की पोल खोल की। दरअसल 3 दिन पहले ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के भारत को अस्थिर करने के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। भारत को बदनाम करने के पीछे एक तरफ अरबपति जॉर्ज सोरोस है, तो वहीं अमेरिका की कुछ एजेंसियों के साथ उनके फाउंडेशन भी है। बीजेपी ने फ्रांस के एक अखबार की हाल ही में OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लेकर दावा किया था। उन्होंने जॉर्ज सोरोस, OCCRP और राहुल गांधी के कनेक्शन का भी जिक्र किया था, जिसको लेकर फिलहाल देश में राजनीति गर्म है। पर बीजेपी के इस आरोपों को लेकर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लगता है अमेरिका काफी ज्यादा डरा हुआ है। अमेरिका ने सारे आरोपों को निराधार और निराशाजनक बता दिया है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगाएगी। अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का चैंपियन रहा है। एक स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, जो सूचित और रचनात्मक बहस को सक्षम बनाता है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है। अमेरिका ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। क्यों पल्ला झाड़ रहा है अमेरिका? देखिए, ये कह रहा है कि नहीं, OCCRP निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाली 6 देशों के जर्नलिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अमेरिका फंड करती है। ये तो कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि अमेरिकी फंडिंग होती है, अमेरिका सरकार पैसा देती है OCCRP को। और दूसरी तरफ ये जो जॉर्ज सोरोस है, उसके ओपन सोसाइटी भी इसको पैसा देती है। और फिर इसमें राहुल गांधी की यात्रा में सलील सेट्टी जो शामिल हुआ था, वो इसके बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं। ये OCCRP की रिपोर्ट्स कही है इसके नाम से। तो अगर इतनी निष्पक्षता अमेरिका बर्दाश्त करता है कि लोकतंत्र में सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए मीडिया का फ्रीडम जरूरी है, तो इन लोगों को क्या अमेरिका का किसी स्कैंडल की जानकारी नहीं लेती? अमेरिका के किसी उस बड़े उद्योगपति के बारे में ये नहीं लिख सकते? क्या एलन मस्क के बारे में कोई रिपोर्ट दो कि कैसे अभी वो फंड दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को की जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी और फिर उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो क्या आपको उस कनेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है? और उस कनेक्शन के आधार पर आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका के किसी भी अखबार हो या OCCRP जिसकी बात की जाती है कि बड़ा पूरे दुनिया में करप्शन को लेकर ये एक्टिव है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करता है, तो उसको अमेरिका में चल रहे इन मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो अमेरिका का भूमिका है और इससे भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया राहुल गांधी को लेकर। या तो अमेरिकी सरकार ये बताए कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाकर भारत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेटर की तरह पेश आते हैं, जब यहां पर डेमोक्रेसी की हत्या की बात करने को लेकर डेमोक्रेटिक डिफेंडर को एक होने की बात करते हैं, उस समय अमेरिकी सरकार क्यों नहीं कहती कि भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां कहीं भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। हां, एक बार ये राहुल गांधी के जो दादी जी हैं उन्होंने ही किया था। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में ग्रुप है
और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसे कहना था तो यह कहता कि देखिए अमेरिका में भी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, एंटी इंडिया लॉबी है। अगर वो ऐसा बदनाम करने की कोशिश मोदी सरकार की कर रही है तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये नहीं कहेगा, बल्कि सीधे तौर पर सारे आरोप खारिज, जैसे राहुल गांधी सारे आरोप खारिज, जैसे केजरीवाल कहता है कोई भी आरोप हमारे खिलाफ जो है वो सही नहीं है, वैसे अमेरिका कह रहा है, क्योंकि उसको लगने लगा है कि इससे अमेरिका की छवि खराब हो रही है और ट्रंप आएंगे तो उसके बाद ये सारे एंटी इंडिया एंटी मोदी लॉबिंग को की हेकड़ी निकालने वाले हैं। जी सर, अगली खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ताजा अपडेट की। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर कालिदास ने आज से नए विधायकों को शपथ भी दिलाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है और बहिष्कार भी कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के नतीजे स्वीकार नहीं है, हम जनता के आदर में आज शपथ नहीं ले रहे। जमकर बवाल आज विधानसभा के सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह मचा। तो वहीं अजीत पवार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है तो शिकायत लेकर चुनाव आयोग जाए, क्यों एमबीए अभी तक हार स्वीकार नहीं कर पा रहा। देखिए आदित्य ठाकरे की समस्या क्या है, वो कह रहे हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, चुनाव आयोग भी उसमें शामिल है। अब आदित्य ठाकरे को ये हार या जीत, एमबीए की जो हार हुई है या फिर महायुति की जीत हुई है, वो स्वीकार नहीं है। और शिवसेना यूबीटी के जितने विधायक हैं उसमें से 14 से ज्यादा विधायकों को आदित्य ठाकरे का लीडरशिप स्वीकार नहीं है। पिछले 2 बार की मीटिंग में संजय राउत और आदित्य ठाकरे, ये 2 व्यक्ति सिर्फ थे जो उद्धव ठाकरे मीडिएट कर रहे थे, और यही 2 व्यक्ति थे जो बैटिंग कर रहे थे, नहीं हमें अघाड़ी के साथ रहना है, हमें कांग्रेस के उन मुद्दों के साथ रहना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहना है। नहीं तो ज्यादातर विधायकों ने यही कहा अघाड़ी को छोड़ो, और सबसे पहले ये आदित्य ठाकरे को शिवसेना का सदन का नेता बनाने की क्या जरूरत पड़ी है। ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये पहली बार चुनाव लड़े, 5 साल का अनुभव है, और 5 साल में इन्होंने सदन में कोई ऐसा काम नहीं कर दिया जिससे फ्लोर मैनेजमेंट करने का इनका अनुभव साबित हो। ये शुरू में चीफ मिनिस्टर के बेटे रहे, फिर जब उनकी कुर्सी चली गई तो अगले 2.5 साल तक ये सिर्फ उलूल जुलूल बयान देते रहे। सदन की कार्रवाई में क्या किया, तो सदन का नेता आदित्य ठाकरे को बनाया उद्धव ठाकरे ने। अब विधायक नाराज इस बात को लेकर हैं कि जैसे ये राहुल गांधी पूरे पार्टी को किस तरीके से लोकसभा में बेइज्जत करवा रहा है, हम लोगों को भी इसी तरह से ये बेइज्जत करवाएगा अलग अलग समय में ये ड्रामा करके। इसलिए आदित्य ठाकरे थोड़े समय में ही, अभी 1 आध दिन के बाद खुद ही अपनी बात पर आ जाएंगे कि नहीं प्रोटेस्ट तो बाद में, पहले शपथ दिलवाओ, नहीं तो जो बचे खुचे नेता हैं, अभी लॉबिंग चल रही है, मेन तो लॉबिंग की बात है कि अभी 10-12 नेता हैं, अब 10-12 विधायक अगर जाएंगे तो उनको एंटी डिफेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो 14-15 हो जाएंगे, उसके बाद इनकी पार्टी टूट जाएगी, जैसे पिछले बार 40 होने पर टूटी थी। जी, तो महाराष्ट्र में एमवीए बुरी तरह से फंस गई है, तो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के बीच में फंस गई है। कांग्रेस को किसी भी दल का समर्थन नहीं मिल रहा है, इंडी में फेस की रेस बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को हर बड़ा नेता ठेंगा दिखा रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन पर अपना दावा ठोक दिया है। ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सके, तो मुझे मौका दे दे, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो वहीं ममता के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट ने समर्थन किया है। तो बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल पर किसी को भरोसा नहीं है। ममता का यह बयान क्या एक नया खेल रचने की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो हो चुकी है। ये जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे इंडी ब्लॉक के जितने 2 छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको धत्ता बता दिया, किसी से मुलाकात नहीं, किसी से बातचीत नहीं, और अपने एजेंडे पर चलना शुरू कर दिया कि नहीं हमें क्रॉनिक कैपिटलिज्म पर बात करनी है, हमें अडानी पर के मुद्दे पर संसद के सत्र को डिस्टर्ब करना है, वहां हंगामा करना है, प्रोटेस्ट करना है, हमें तो चर्चा करनी है। कहां चर्चा करनी है? मणिपुर पर, संबल पर।
हमें बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। तो ममता बनर्जी ने तो सबसे पहले किनारा किया। अब धीरे धीरे उन पार्टियों को भी लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चले, तो जैसे महाराष्ट्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने के कारण उद्धव ठाकरे की स्थिति ऐसी हुई, और शरद पवार भी पहले जितना लोकसभा में 8 सीटें और विधानसभा में 10 सीटें। ये सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये महाराष्ट्र में भी जाते थे तो इतने कहने के बावजूद भी ये वीर सावरकर का अपमान करना नहीं छोड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर अलग अलग स्टेट के मुद्दे की जानकारी नहीं होगी, उस जगह पर आप जाकर उन्हीं पार्टियों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर दोगे जो वहां की रीजनल पार्टी है, तो रीजनल पार्टियां आपको साथ क्यों देगी? ममता बनर्जी ने तो चुनाव से पहले ही किनारा कर लिया था। अब धीरे धीरे दूसरी पार्टियां भी किनारा करेगी। अगर राहुल गांधी ने नेतृत्व अपनी मर्जी से किसी दूसरे को नहीं सौंपा इंडिया अलायंस का, तो इनको भी धक्के मारकर ही इंडिया से बाहर कर दिया जाए। जी सर, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की स्पेशल बेंच दोपहर 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी। ये सुनवाई काफी ज्यादा अहम मानी भी जा रही है, जिस पर सभी की नजर भी टिकी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि ये एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति की निजी आजादी के आधार पर पूजा के अधिकार का हनन करता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल है। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया कि ये एक्ट लोगों के अदालत जाने के मूल अधिकार को भी रोकता है। अब सुनवाई की तारीख सर आ गई है, क्या उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये जो जल्दीबाजी दिखाई जा रही है उसके पीछे की एक वजह भी है। क्योंकि पहले ये हिंदू पक्ष की 6 याचिकाएं हैं और 6 याचिका 2020 से एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतर तरीके से संज्ञान नहीं लिया। इस बीच क्या हुआ? इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने भी याचिका दायर की कि मेरी बात भी सुना जाए ये वर्शिप एक्ट के ऊपर। अब मेरी बात में क्या है कि नहीं, ये सांप्रदायिकता, सौहार्द बढ़ाने के लिए जरूरी है, इससे सांप्रदायिक तनाव होगा। क्या हो रहा है? बाहर में ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर वर्शिप एक्ट का दुरुपयोग होता रहा तो ऐसे ही संभल जैसे हंगामा खड़ा होगा, ये सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो संजीव खन्ना बने हैं, इनको लेटर लिखा जा रहा है। अब जमीयत उलेमाए हिंद ने जब याचिका दायर की और उससे पहले प्रेशर बनाने की कोशिश की कि जैसे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गए कि अब पूरे देश में कहीं भी ऐसे बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे। अल्पसंख्यकों की बात की गई, जबकि सबके ऊपर चलता है, माफियाओं के ऊपर चलता है। उसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि किसी तरह एक स्टे लग जाए कि अभी आगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर सुनवाई चले, तब तक कोई अदालत ऐसी याचिका एक्सेप्ट न करे, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो। कोई भी ये याचिका एक्सेप्ट न करे कि किसी मस्जिद का सर्वे कराया जाना सकता है, किसी दरगाह का सर्वे हो सकता है। तो ये सारे कॉन्स्पिरेसी जो चल रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका के बाद, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद तो नहीं है कि ये बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है और जो लीगल रेमेडी की बात की गई है उस पर यह ध्यान देगी, बल्कि इसी एक्ट के ऊपर इधर उधर विचार देखकर उसके बाद फैसला सुनाने के पक्ष में रहेगी। हालांकि सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। जैसे वक्फ बोर्ड का संशोधन आया, वैसे ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी संशोधन विधेयक आने वाला है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत के बड़े कदम की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में काफी खटास आ चुकी है। बांग्लादेश में आए दिन हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर दुनिया की कई तमाम नेताओं ने इस बात पर चिंता भी जाहिर कर दी है। पर इसी बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री अगले हफ्ते ढाका जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश सचिव बांग्लादेश में 9 और 10 दिसंबर को होने वाली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी एफओसी में हिस्सा लेंगे। उनके इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें भी होनी है। दोनों देशों के लिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्या विदेश सचिव के दौरे से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ब्रेक लगेगा? देखिए, अगर ब्रेक नहीं भी लगता है तो भारत सरकार आगे अब एक्शन मोड में आ चुकी है। पहले फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे, वहां के हालात को देखेंगे
और वो फिर कुछ रिपोर्ट्स वहां के एम्बेसी को भी कहेंगे, भाई तुम्हें भी देखना है, अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर भारत, ये इंदिरा गांधी, जो बार बार इंदिरा गांधी का जिक्र किया जाता है 71 में, अगर भाषा के आधार पर, यानी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश कैसे बना? भाषा के आधार पर कि हम बांग्ला भाषी हैं और वो उर्दू भाषी है और हमारे ऊपर थोप रहा है, क्योंकि धर्म तो दोनों जगह एक ही था, इस्लामिक शासन दोनों तरफ थी। लेकिन अगर ये लोगों को अलग करवाया जा सकता है, भारत की बड़ी भूमिका थी, मुक्ति वाहिनी के लोग यहां ट्रेनिंग लेकर जाते थे बांग्लादेश में, और इतने जब कठिन परिस्थितियों में लड़ा जा सकता है पाकिस्तान से, तो हिंदुओं के लिए बांग्लादेश से भी लड़ा जा सकता है। बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश से एक हिंदू राज्य अलग होगा और वो भी स्वतंत्र देश बनने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और वो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको आगे अब अपने लिए अलग देश की मांग करनी चाहिए और भारत सरकार को करना चाहिए कि अब धीरे धीरे, अगर आपने रोकने की कोशिश नहीं की तो फिर यूनुस से संभलने वाला नहीं है। बांग्लादेश की औकात आज भी वही है जो 20 साल 25 साल पहले थी, इसलिए वो सही तरीके से मान जाए, नहीं तो बांग्लादेश का टुकड़ा होने के लिए तैयार रखे। एक और, कम से कम एक तो ऐसा देश बने, हिंदुस्तान तो सेकुलर का नाटक करता रहता है, तो कम से कम एक देश बने जो कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि वो लोग उस प्रताड़ना को सह रहे हैं जो एक इस्लामिक देश में रहने के कारण उनको मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।